इसके कॉन्सेप्ट का नाम आपको लिखना है रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, तो ये इस चैप्टर का बेसिकली आखिरी कॉन्सेप्ट है वैसे देखा जाए तो, पार्टनर के रिटायरमेंट को लेकर, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। बाकी इसके ब्रैकेट में लिख लेना सेम कॉन्सेप्ट इन डेथ ऑफ अ पार्टनर। जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें ये सेम कॉन्सेप्ट होगा, है ना, तो इसलिए तब नहीं पढ़ेंगे बेसिकली। तो ये कॉन्सेप्ट 2 चैप्टरों में सेम है, ठीक है ना, तो तब हम नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए अभी पढ़ रहे हैं पहली बार। तो रिटायरमेंट ड्यूरिंग द पार्टनर का क्या मतलब है, आइए आपको समझा दें कॉन्सेप्ट। तो वैसे तो जनरली जो पार्टनर होता है वो कब रिटायर होता है आपको पता है, या तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब साल के शुरू पहले दिन या साल के आखिरी दिन, है ना, क्योंकि वो पहले से प्लान करके रखता है कि चलो यार नया साल जब शुरू होगा तो ये फर्म छोड़ देंगे, या साल खत्म हो गया तो ये फर्म छोड़ देंगे। लेकिन जनरली बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा हो जाता है कभी कभी कि उसने 2-3 महीने काम कर लिया, मान लो लेट्स अज्यूम कि उसने 3 महीने काम कर लिया, और 3 महीने काम करके अब उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि यार तो मन नहीं कर रहा मेरा काम करने का, और उसको 30 जून को लग रहा है कि अब ये फर्म मैं छोड़ देता हूँ। तो ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है कोई पार्टनर आपको साल के बीचों बीच छोड़कर चला जाए। अब मज़ेदार बात यह है कि डेथ वाले चैप्टर के अंदर तो ऐसा ही होगा, क्योंकि डेथ में तो भगवान का बुलावा आया है, तो भगवान का बुलावा तो जरूरी नहीं 1 अप्रैल को ही आएगा, तो उसमें तो अचानक किसी भी दिन बुलावा आ जाएगा, निकल लेते हैं। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपका पार्टनर साल के बीचों बीच आपको छोड़कर चला जाएगा, है ना, तो ये मतलब इसकी ड्राइंग बन गई। तो अब वो साल के जब बीचों बीच छोड़ के जाता है तो बस हमारा एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है। वो छोटा सा पॉइंट क्या है आप सुनना बड़े ध्यान से, लॉजिकल पॉइंट है। छोटा सा पॉइंट ये ऐड हो जाता है कि जो अपना पार्टनर है वो बोलता है कि मैंने 3 महीने तक देखो इस फर्म में काम करा, तो पहले आप बताओ लॉजिकल है बात या नहीं, बिल्कुल है। तो वो पार्टनर ये बोलता है कि देखो अगर 3 महीने में फर्म को कुछ भी चाहे 10 रुपये ही सही, कुछ भी प्रॉफिट अगर हुआ है इन 3 महीनों में, तो ये पार्टनर बोलता है कि मुझे इस प्रॉफिट में अपना क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए। तो बस वो आपसे इन 3 महीनों का अपना प्रॉफिट का हिस्सा मांगता है। तो आप पहले बताओ कि मतलब इज इट लॉजिकल या कि कुछ गलत बात है, लॉजिकल है ना, तो बस हमें ये निकालना पड़ता है, ठीक है। तो या फिर छोटी सी ड्राइंग बना सकते हो अपने समझने के लिए। तो हमें बस एक छोटा सा पॉइंट नया सॉल्व करना पड़ता है कि हमें उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना पड़ता है, या लॉस का भी, मतलब वट एवर, अगर लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, है ना, क्योंकि उसने 3 महीने तो काम करा, तो इसलिए वो 3 महीने के पैसे तो आपसे मांगेगा, शेयर मांगेगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट डेथ में भी होता है। तो डेथ में भी पार्टनर जब मरेगा तो 3 महीने बाद मर जाएगा मान लो, तो उसका बेटा आके कहेगा कि लाइए पापा का 3 महीने का प्रॉफिट का हिस्सा दीजिए। हाँ, डेथ में ऐसी होगी, डेथ में पार्टनर तो खुद होगा नहीं, तो फिर पार्टनर का बेटा आके मांगेगा। बट ओके कॉन्सेप्ट, चलो तो कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब करते हैं खेल अकाउंटिंग का, है ना। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ जब तक आप ड्राइंग बना रहे हो। तो हम इसके नीचे लिखते हैं अकाउंटिंग फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, अकाउंटिंग फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हमें अकाउंटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है मेनली। तो हम उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो इसमें 2 केसेस हैं, तो आप 2 बाइफर्केशन कर लो। पहले बाइफर्केशन में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, दैट इज बुक्स आर नॉट क्लोज्ड, दैट इज बुक्स आर नॉट क्लोज्ड। और सेकेंड बाइफर्केशन में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, दैट इज बुक्स आर क्लोज्ड। तो इसमें 2 केसेस हो गए, पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड और दूसरे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, या मतलब बुक्स आर नॉट क्लोज्ड या फिर बुक्स आर क्लोज्ड। तो पहले तो चलो यही बताओ बुक्स आर नॉट क्लोज्ड या बुक्स आर क्लोज्ड का मतलब। ठीक, मतलब काफ़ी हद तक सही हो गया वैसे तो। फिर चलो तो आपको समझा देता हूँ। देखो तो पहले वो वाला राइट वाला पढ़ा समझा देता हूँ। बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड या बुक्स आर क्लोज का मतलब है जो वैसे प्रैक्टिकली नहीं होता, ये भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि प्रैक्टिकली मतलब आम जीवन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो किताब की बात समझा देते हैं। तो मान लो कोई पार्टनर जो है वो हमें 30 जून को छोड़कर चला गया, है ना। तो पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या आप उसके जाने पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करोगे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, यानी कि क्या आप अपनी पूरी बुक्स क्लोज कर दोगे। वैसे तो नहीं करते, है ना, तो वैसे तो हम नहीं करते, लेकिन मतलब अगर कर दो, मान लो आपको इतना दुख पहुंचा उसके जाने का, आपको लग रहा है कि यार ये पार्टनर चला गया तो बहुत बड़ी बात हो गई हमारी फर्म के लिए, अब तो हमें सारी अकाउंटिंग अभी क्लोज करनी पड़ेगी, सारा प्रॉफिट अभी निकालना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी अभी बनानी पड़ेगी। अगर मान लो आपको ऐसा लगा तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। तो कोई पार्टनर अगर चला भी गया तो हम कहते हैं जाओ भाई तुम्हारे जाने से हमें क्या, है ना। तो जनरली तो लेफ्ट वाला केस होता है जिसमें आपका पार्टनर आपको बीच में छोड़कर चला तो जाएगा, लेकिन आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे जाने तो जाओ, हम कौन सा भी तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे चक्कर में बनाएंगे, क्योंकि आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हो, एंड में बनाते हो, राइट। आप तो अपनी किताबें एंड में बनाओगे। तो जनरली तो यही केस होता है लेफ्ट वाला, लेकिन ठीक है किताबों में वो भी हो गया, मतलब आपको पढ़ाने के लिए वो भी बता दिया। तो प्रैक्टिकली वो वैसे नहीं होता, प्रैक्टिकली यही होता है, क्योंकि अगर पार्टनर बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो हम अपनी बुक्स क्यों क्लोज करें, है ना। तो हम तो अपनी बुक्स कब क्लोज करते हैं, ईयर के एंड में। तो पहले केस समझ आ गया दोनों,
है ना। तो पहले केस में तो हम अपनी बुक्स को क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो मतलब ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, तो हम कोई अपना पीएनएल नहीं बनाते, हम अपना कोई बैलेंस शीट नहीं बनाते, हम अपनी बुक्स को क्लोज नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हम कहते जाने जाओ। दूसरे केस में हमें दुख होता है, तो दूसरे केस में फिर हम कहते हैं चलो ठीक है, हम पूरे बिजनेस की बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, तो इसमें हम बुक्स क्लोज कर देते हैं। चलो, तो खैर ये तो मीनिंग हो गया, तो ये तो आप चाहे मत लिखो दोनों के नीचे, लेकिन एरो डाल के लिखो कि हमें अकाउंटिंग क्या करनी है। तो अगर बुक्स क्लोज नहीं होते, है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए यही है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट वाला केस। तो हमें क्या जर्नल एंट्री करनी है, तो लिखो केस 1, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो does not change, when profit sharing ratio does not change, ठीक है। और 6 लाइन छोड़ के लिख लेते हैं, 6 लाइन छोड़ के केस 2, when profit sharing ratio changes, when profit sharing ratio changes। तो ये भी समझा देता हूँ, when profit sharing ratio does not change और when profit sharing ratio changes। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस का क्या मतलब है, ड्राइंग इधर बना के समझा देता हूँ। वैसे तो इंग्लिश बहुत सिंपल है। तो मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2, और ये पार्टनर हमें छोड़कर चला गया, तो ए और सी का क्या रेशियो है, 5:2। तो कभी कभी तो पार्टनर्स कहते हैं कि ठीक है हमारा रेशियो है 5:2, तो इसको तो बोल देंगे व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज। लेकिन कभी कभी पार्टनर्स बोलते हैं, ए और सी बोलते हैं कि भाई नहीं, अब बी के रिटायर होने के बाद हम अपना रेशियो क्या कर लेंगे, 1:1, वो चेंज कर लेते हैं। तो कभी कभी रेशियो चेंज कर लेते हैं, कभी कभी रेशियो चेंज नहीं करते, तो वो क्वेश्चन आपको बता देगा। तो समझ गए क्या लिखिए इंग्लिश। तो कभी कभी रेशियो चेंज कर लेते हैं, कभी कभी रेशियो चेंज नहीं करते, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख लेंगे कि रेशियो चेंज हो रहा है या रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। चलो, तो पहले एंट्री लिखते हैं। तो अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, पहले ऊपर वाले केस में लिखते हैं। तो चलो आपसे ऐसी कॉमन सेंस लगाने के लिए बोलता हूँ। तो आपको पार्टनर को पैसा देना है ना, आप उसको प्रॉफिट देना चाहते हो, रिटायरिंग को, हमको तो रिटायरिंग को ही देना है। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज़ का चल रहा है, हाँ मतलब कहानी याद रखना, हम किसको प्रॉफिट देने की बात कर रहे हैं, रिटायरिंग। बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो तो बेचारे काम करते रहेंगे, उन्हें तो साल के एंड में मिलना है। अभी तो हम साल के बीच में किसको प्रॉफिट देने की बात कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर। तो आपको मान लो फॉर एग्जांपल इसको 10,000 रुपये देने हैं, तो बस मैं इसकी जनरल एंट्री पूछ रहा हूँ कि इसको 10,000 रुपये देने के लिए आप क्या एंट्री करोगे। तो उसका लॉजिक क्या हो गया, ठीक है। तो मतलब एक तरह से जो रिटायरिंग पार्टनर है हम उसको पैसा देंगे, है ना। तो रिटायरिंग पार्टनर को हम पैसा देंगे, यही बोल रहे ना, सही है, बिल्कुल सही। तो इतना लॉजिक तो बिल्कुल सही है, इतना लॉजिक तो नीचे भी लिख देता हूँ केस 2 में भी। तो हमें उसको प्रॉफिट का शेयर देना है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब कि हम उसको पैसा दे देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो दोनों ही केसेस में रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, हम उसको पैसे दे देंगे। दोनों ही केसेस में, ठीक है। पहले इसका समझ, क्रेडिट का लॉजिक समझ आ गया, क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो या दोगे वॉट एवर, तो उसको क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसको करेंगे, ये मुद्दा है मेन चीज़। तो इसी को लेकर लड़ाई है, इसी को लेकर झगड़ा है, इसी में नंबर कटेंगे कि डेबिट किसको करना है। नहीं, फिर तो इसका मतलब उसी से ले रहे हो, उसी से लेके उसी को दे रहे हो। अगर रिटायरिंग पार्टनर ही लिख दूंगा डेबिट, तो उसी से ले रहे हो। हाँ, तो ये तुम्हें कैसे पता, अच्छा बहुत बढ़िया है। तो ये आपने स्कूल में पढ़ लिया, तो बहुत बढ़िया। तो एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों जी आज आपके लिए। तो यस, येलो कलर में लिखेंगे। तो हम एक नया अकाउंट जो है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही भाई, छोटा भाई है। तो इसका नाम होता है, हम अपने पीएनएल अकाउंट से मतलब पैसा निकाल के उसको दे देते हैं। हम कहते हैं हमारा नुकसान हो गया, है ना, एक तरह से हम कहते हैं हमारा नुकसान हो गया, लिख नहीं रहा, मतलब समझ लो ऐसी। तो इस नए अकाउंट को बोलते हैं P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसको बोलते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट। तो ये बिजनेस के लिए एक तरह से लॉस हो गया, है ना। तो ये बिजनेस के लिए लॉस हो गया, तो बिजनेस कहते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट। तो बिजनेस के लिए लॉस है। लेकिन अगर पार्टनर का रेशियो चेंज हो गया मान लो, हाँ, तो फिर वो करते हैं जो आपने पहले लॉजिक दिया, राइट। तो फिर हम P&L सस्पेंस अकाउंट को नहीं डेबिट करते, तो हम अपना जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं, जिन्होंने गेन करा, उनको डेबिट कर लेते हैं। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अगर रेशियो चेंज हो जाएगा तो फिर हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। क्यों है, या ये पूछो कि क्या है ये अकाउंट है। तो P&L सस्पेंस अकाउंट क्या है वो बता देता हूँ। देखो होता क्या है, हम साल के बीच में एक नकली अकाउंट ओपन कर रहे हैं, हाँ वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि एसेट लायबिलिटी में तो चेंज हुआ नहीं, तो हम रिवैल्यूएशन में नहीं डालते। तो ये क्या करते हैं, ये एक नकली अकाउंट ओपन कर देते हैं P&L सस्पेंस कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अब क्या होगा देखो ध्यान से देखना, 8-9 महीने के बाद जब ईयर का एंड आएगा, है ना, और जब ये एक्चुअल का अपना P&L अकाउंट बनाएंगे, एक्चुअल वाला, क्योंकि तब तो बुक्स क्लोज होती हैं, है ना। तो जब ये एक्चुअल वाला अपना P&L अकाउंट बनाएंगे, तो ये क्या करते हैं, इस P&L सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। मतलब अगर इसको जर्नल एंट्री के माध्यम से समझाऊँ तो ये एक जर्नल एंट्री कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। तो P&L सस्पेंस अकाउंट बस एक टेम्परेरी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जो कुछ महीनों के लिए ओपन करते हैं और फिर उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। ये टेम्परेरी अकाउंट।
तो अल्टीमेटली तो ये चला जाएगा पीएनएल में। जैसे सारी नदियाँ अल्टीमेटली समुद्र में ही जाके मिलेंगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो आपको अलग से तैरती हुई, मतलब बहती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे ये पीएनएल सस्पेंस अकाउंट वैसे एक नकली अकाउंट है, कुछ महीनों तक नजर आता है, लेकिन अंत में चला तो जाएगा पीएनएल में ही। तो ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है। तो खैर हमें तो 12th के भोले मासूम बच्चे हैं, अल्टीमेटली तो रखना ही है आपको, है ना। तो ये तो हो गया प्रॉफिट की एंट्री, ठीक है। अच्छा, हाइपोथेटिकली मान लो लॉस हो, अगर लॉस होता तो क्या करोगे? हाँ, तो मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो फिर आप इस एंट्री को क्या कर देना, उल्टा कर देना, रिवर्स। तो इन केस ऑफ लॉस, अगर मान लो लॉस होगा, हाँ इन केस ऑफ लॉस, तो फिर आप इस ऊपर वाली एंट्री को उल्टा कर देना। तो वो तो जस्ट ऐसे ही लिखने के लिए लिख लो। तो अल्टीमेटली मतलब एग्जाम के नजरिए से 2 वर्ड्स याद रखना, अगर रेशियो चेंज नहीं होता तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, और अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो फिर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर रेशियो बदल जाएगा तो। चलो अब आते हैं राइट साइड पर। मतलब बिजनेस के लिए तो लॉस ही हो गया ना, बिजनेस को पैसा देना पड़ रहा है। तो बिजनेस इस लॉस को जो है पता है कहाँ शो करेगा अपनी बैलेंस शीट में, अगर बनानी पड़ेगी तो बताओ कहाँ शो करेगा? एसेट साइड, हाँ, क्योंकि एक तरह से उसके लिए एसेट साइड डेबिट बैलेंस लॉस है। बिजनेस के लिए लॉस है या फायदा है बताओ? है ना, बिजनेस को तो 10,000 देने पड़ रहे हैं, तो बिजनेस कह रहे हैं तो मेरा नुकसान हो गया। क्यों? तो बैलेंस शीट में पीएनएल लॉस वाला कहाँ शो होता है? क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस है ना, तो लॉस। चलो, है ना, तो इसलिए ये एसेट साइड पे शो हो जाएगा। तो क्लियर हो गया लेफ्ट साइड। चलो अब चलते हैं राइट साइड पर। तो व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, पहला केस तो यही लिख लो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, और 5 लाइन छोड़ के लिख लेते हैं। केस 2, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो या तो रेशियो चेंज नहीं हो रहा या हो रहा है। तो अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो सिंपल है, अपना ऐसे हाथ का निशान बनाकर लिख लो सेम एंट्री, फिर तो आपको ये वाली लेफ्ट वाली सेम एंट्री करनी है। तो फिर तो आपको गेनिंग पार्टनर्स को ही डेबिट करना है। लेकिन अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा, है ना, अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा और फिर आपको प्रॉफिट देना हो, और जिसमें कि कंडीशन ये लिखी है कि हम अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं, देखो बुक्स भी क्लोज हो रही हैं जी। तो एक पार्टनर हमें छोड़कर चला गया, हम अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं, बाकायदा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, पीएनएल बन रहा है, प्रॉफिट निकल गया, तो अब क्या एंट्री होगी प्रॉफिट देने की? हाँ, प्रॉफिट तो देनी है। लगाओ शिवांश भाई, दिमाग लगाओ, लॉजिक सोचो कि अब आप बुक्स क्लोज कर रहे हो, अपनी फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो पूरी, और अब आपको प्रॉफिट बांटना है, तो अब क्या एंट्री होगी? एंड में जब बांटते हैं, वेरी गुड, शाबाश, सही सोच रहे हो। तो एंड में जब प्रॉफिट बांटते हैं तो उसकी एंट्री चैप्टर 1 में सिखाई थी। वेरी गुड। रिटायरिंग क्यों? सारे पार्टनर्स, हाँ सारे पार्टनर, क्योंकि जब आप एंड में प्रॉफिट बांटते हो तो सबको ही दोगे, बुक्स क्लोज कर रहे हो तो सबको दोगे, हाँ, तो यही तो फिर आपको वही एंट्री करनी है जो चैप्टर 1 में करते हो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, मतलब लिख दूँ सारे पार्टनर्स, ऑल लिख देता हूँ, तो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको सबको देना है पड़ेगा फिर तो पैसा, क्योंकि बुक्स क्लोज हो रही है ना, और वो भी इन ओल्ड रेशियो, तो तीनों को ही पैसा मिलेगा पूरा अपना अपना। तो है ना मज़ेदार चटपटी बात। तो चटपटी इसलिए एग्जाम में गलती करवाने के लिए क्वेश्चन के पास बड़ा सिंपल सा तरीका है, हल्की सी लैंग्वेज ट्विस्ट कर देगा तो बच्चा कंफ्यूज। तो आपको कैसे सतर्क रहना है, आप कैसे अलर्ट रहोगे बताओ? अगर क्वेश्चन ने बोला बुक्स क्लोज नहीं हुई तो लेफ्ट साइड, अगर क्वेश्चन ने बोला बुक्स क्लोज हो गई तो राइट साइड। तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि बुक्स क्लोज नहीं हो रही या हो रही हैं। अगर हो रही होंगी तो राइट वाली एंट्रियाँ, नहीं हो रही होंगी तो लेफ्ट वाली एंट्री। क्लियर हो गया डब्बा? चलो ठीक है, तो ये तो होगी अकाउंटिंग, तो इसको आप क्लोज कर दो, अकाउंटिंग तो यही है बस। फिर इसके नीचे चलते हैं लाइन लगा के। चलो तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट में कर लेते हैं ताकि आपको एक फ्लो बन जाए कि ठीक है भाई कैसे करना है। तो एग्जाम्पल A, B, C are 1:1:1 partners, full stop. B retires on 30th September 2025, full stop. Profit from 1 April 2025 to 30th September 2025 is rupees 2,40,000, full stop. Pass journal entry if, ठीक, 4 केस बनाएंगे हम, केस 1, केस 2, केस 1 और केस 2 में तो है, केस 1 में है बुक्स आर नॉट क्लोज्ड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज। केस 2 में है बुक्स आर नॉट क्लोज्ड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस टू 3:2। फिर केस 3 बनाएंगे और केस 4 बनाएंगे,
केस 3 में बुक्स आर क्लोज्ड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज। और केस 4 बुक्स आर क्लोज्ड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस टू 3:2। तो इस कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल से आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो आप लिख लो पहले, तब तक मैं तो केसेस तो कर दिखा रहा हूँ। ऊपर क्यों करूँ मैं, उसके 10 लाख रुपए लगेंगे अब। हाँ ऊपर कर दो, फिर तो बच्चा यही नाटक करता रहेगा। ऊपर कर दो, नीचे कर दो, नीचे कर दो, ऊपर कर दो। चलो तो ये लिखो, जब तक ये लिखो तब तक मैं ड्राइंग बना लूँ अपनी। तो 1 अप्रैल से साल शुरू कर देता हूँ और 30 सितंबर को क्या करूँ बताओ। 30 सितंबर को बी को रिटायर कर देते हैं। तो बी ने बताओ कितने महीने काम करा, 6 मंथ्स काम करा। ठीक है, तो इन 6 महीनों में प्रॉफिट दे रखा है आपको 240, मतलब फर्म का। ये बी का प्रॉफिट नहीं है, फर्म का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 240 है फर्म का। बस तो बी कह रहा है लाओ भाई मेरा शेयर दो। तो ये है क्वेश्चन, तो समझिए क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो करते हैं फिर एंट्री। तो बी कह रहा है मेरा शेयर दो। तो बी का शेयर निकालो पहले, छोटी सी मैथमेटिक्स करके। बी को कितने रुपए दोगे, निकालो एक बार। बताओ हैं। अरे इतनी देर में तो मेरी सोसाइटी के नर्सरी के बच्चे 10 बार आंसर दे देते हैं भाई। एबीसी का रेशो क्या है, 111। हाँ तो 80,000 बोलने में कैसे मुंह में दही जम गई। तो बी का ही तो शेयर निकालना है बस आपको, इसमें क्या दिक्कत थी। तो बी 80,000 मांग रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये तो हो गए 80,000 बी को देने। अब हमारे 4 केसेस हैं। तो 4 केसेस जो हैं उसमें पहले 2 केसेस जो हैं वो आप बताओ कौन से हैं। बुक्स आर नॉट क्लोज। ठीक है, तो पहले 2 केसेस जो हैं उसमें आपकी बुक्स जो है वो क्या क्लोज नहीं हो रही है। और पहले केस में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज नहीं हो रहा। तो ऊपर से देख के बताओगे जर्नल एंट्री। चलो ठीक लग रही है शक्ल से। तो केस 1 की जर्नल एंट्री लिख लो, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, इसको देखो, डाइजेस्ट करो। कोई भी डाउट लग रहा है तो मेरे से पूछो, चाहे फिगर में या एंट्री में। केस 1 तो क्लियर है। केस 1 की एंट्री सब बच्चों को, कोई भी डाउट तो नहीं। चलो ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ आपको क्लियर हो गया केस 1। अब केस 2 में लिखा है बुक्स आर नॉट क्लोज्ड, है ना। बुक्स तो क्लोज नहीं हुई लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया है। अच्छा नरेशन भी तो लिखनी है, बच्चा कह रहा था नरेशन, तो नरेशन भी लिख लो, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू बी। बस, तो नरेशन तो मतलब कुछ भी लिख लो और क्या। चलो अब केस 2, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया। हाँ सब इंक्लूड होता है इसके अंदर, चॉकलेट कूड़ा। और एक बच्चा पूछ रहा था 80,000 कैसे आया, तो बहुत सिंपल है, देखो 80,000 कैसे आया। आपका प्रॉफिट कितना है पूरे फर्म का, 2,40,000। तो बस 3 पार्टनर्स में अगर बांटोगे ए बी और सी में, तो बी का शेयर 1/3। हाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि सर 6 महीने का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो तो है ही 6 महीने का, प्रॉफिट भी 6 महीने की तो दे रखे 2,40,000। चलो ठीक है जी। चलो अब गेनिंग रेशो आप निकालो, क्योंकि ये तो आपको सिखा रखा है। A/C नया रेशो 3:2 हो गया, इनका रेशो बदल गया, तो निकाल सकते हो। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, तो क्या आ रहा है, -4/15 और -1/15। तो भाई बहनों गेनिंग रेशो 4:1 हो गया। तो अब इस बार आपसे पूछता हूँ एंट्री बताओ सेकंड केस की। तो बी को 80,000 रुपये देने हैं, और कौन दोनों देंगे इस बार, ए एंड सी, क्योंकि ए भी गेन कर रहा है और सी भी गेन कर रहा है। तो अगर आप स्मार्टली पढ़ते हो और इस चैप्टर को आप तो बताओ ये सेम एंट्री किसकी हो गई, ये सेम एंट्री कॉन्सेप्चुअली किस चीज़ की और भी है, हाँ गुडविल की, गुडविल की राइट। तो बिल्कुल सेम एंट्री गुडविल के पैटर्न पर होती है। तो बाटो गेनिंग रेशो में 64,000 और 16, ठीक है। तो ए कैपिटल डेबिट 64 बिल्कुल सही, और सी कैपिटल डेबिट 16। तो क्लियर हो गया। अच्छा मज़ेदार बात ये कि केस 2
के नीचे लिख लो एंड केस 4। केस 4 की भी सेम ही एंट्री होती है, केस 4 की भी सेम ही एंट्री होती है, क्योंकि चाहे बुक्स क्लोज हो जाए चाहे ना हो, अगर रेशियो बदल गया तो सेम ही एंट्री होती है दोनों केस में। गेनिंग वाला पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग। चलो अब थर्ड केस पे चलते हैं, आपसे पूछ के करते हैं थर्ड केस, देखते हैं कि क्या आप सही बताओगे। तो थर्ड केस में तो लिखा है कि बुक्स क्लोज हो गई हैं, तो बुक्स क्लोज हो गई हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज नहीं हुआ, तो अब बुक्स क्लोज हो गई, तो अब आप बताओ एंट्री थर्ड केस में। ठीक है, तो सब बच्चे संतुष्ट हैं, किसी को अजीब सा तो नहीं लग रहा। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट उनके अपने 1-1-1 रेशियो में दे दो, क्योंकि अब बुक्स क्लोज हो गई हैं और रेशियो भी नहीं बदला। चलो तो बताओ जी, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? क्लियर है? चलो तो लिख लो, बस ये लिख के लंबी गहरी सांस लेना 2 बार और लंबी गहरी सांसें लेते हुए इसको क्लोज कर देना, तो मतलब कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट फुल। अब क्वेश्चंस कर लेंगे बस। चलो क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो 3 पार्टनर्स हैं ABC जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। B रिटायर्ड ऑन 30 सितंबर, प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ द रिटायरमेंट वॉज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज 1,80,000 रुपये। चलो तो ये कहानी समझा देता हूँ, पहले इतनी कहानी समझा दो ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पार्टनर है B और वो कब रिटायर हो गया? वो रिटायर हो गया 30 सितंबर 2024 को। तो ऑब्वियसली उसने कितने महीने काम करा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने काम करा। तो उसने कितने महीने काम करा? 6 महीने काम करा। तो फर्म को 6 महीने का प्रॉफिट निकालकर भुवन को शेयर देना पड़ेगा। अब फर्म बेचारी सोच रही है, फर्म सोच रही है कैसे निकालें 6 महीने का प्रॉफिट, कैसे निकालें 6 महीने का प्रॉफिट। तो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा एक काम करो, ये बताओ पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या प्रॉफिट था। तो वो येलो कलर की पट्टी में दे रखा है, पढ़ो जरा कि भाई पिछले साल यानी कि ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 को क्या प्रॉफिट था। तो बताओ क्या था? 1,80,000 का लॉस था। तो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि भाई देखो पिछले साल का जो भी प्रॉफिट था उसको बेस बनाकर निकाल लो कि भाई इस बार 6 महीने में क्या रहा होगा। समझ आ रही है बातें जो चल रही है मालिक और सीए के बीच की बातें? क्लियर हो गया? चलो तो करो मैथमेटिक्स। तो अगर पिछले साल 1,80,000 का लॉस था तो करो सीए साहब, इस बार के 6 महीने का कितना होगा? 90,000। 90,000, ये तो छोटे बच्चों वाली मैथ्स हो गई भाई। पिछले पूरे साल का लॉस है 1,80,000, तो उसके हिसाब से इस बार का 6 महीने का कितना हो गया? 90,000। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब इस बार का 6 महीने का लॉस हो गया 90,000। तो पहले यहाँ तक देखो कि आप संतुष्ट हो या अजीब सा लग रहा है। यहाँ तक सब बच्चे ओके हैं, संतुष्ट हैं? चलो अब जब इतनी मैथ्स कर ही रहे हो तो लो इधर बी भी बना देता हूँ, भुवन। तो भुवन का शेयर और कर लो जरा छोटी सी मैथ्स करके। तो भुवन का शेयर 1/3 है ना? कितना है? 1/3 ही है ना? हाँ, तो कितना हो गया भुवन का? 30,000। चलो तो भाई क्लियर है, मुझे अच्छे से बता देना, फिर बाद में मत कहना कि कैसे आया कैसे आया। ठीक है, चलो तो अभी तो कैलकुलेशन कर ली। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेता हूँ धीरे धीरे। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द भूवी शेयर ऑफ लॉस। चलो वो तो निकाल ही लिया हमने 30,000। एंड पास जर्नल एंट्री, कह रहा है जर्नल एंट्री करो फॉर द सेम व्हेन। 2 केस दे रखे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, कह रहा है चेंज नहीं हुआ, और सेकंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। तो पहले में तो कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ और दूसरे में कह रहा है चेंज हो गया। हाँ ये तो, हाँ मैं भी इसी मुद्दे पे आ रहा था कि अब इसमें बुक्स क्लोज हुई कि नहीं हुई, ये तो दिया ही नहीं है। तो फिर हम यही मानते हैं, वही लेफ्ट वाली मानते हैं कि बुक्स क्लोज नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिकली बुक्स क्लोज नहीं होती ना, तो वही साइलेंट पे वही मानते हैं। तो अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो हम हमेशा यही मानते हैं कि बुक्स तो क्लोज नहीं होंगी, तो बुक्स आर नॉट क्लोज, ये अपने आप मान लेंगे। चलो तो 2 केस की एंट्रीज करते हैं। तो पहले केस 1 लिख लेता हूँ। तो केस 1 की एंट्री बताओ क्या होगी? सही, तो लॉस की एंट्री है ना, तो लॉस की एंट्री आप उल्टा लिख लो। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब केस 2 में रेशियो चेंज हो गया। तो केस 2 में पहले कोरी कोरी एंट्री लिख देता हूँ। कोरी कोरी का मतलब है कि भाई अभी अमाउंट छोड़ देते हैं। ठीक है, गोरी गोरी नहीं, कोरी कोरी का, हाँ कोरी कोरी, हाँ। तो बी को तो 30,000 लॉस डेबिट कर ही दो, लेकिन इस बार क्रेडिट कौन होगा? गेनिंग, हाँ ए और सी गेनिंग पार्टनर्स होंगे। तो इस बार गेनिंग पार्टनर्स जो हैं उनको क्रेडिट कर दो, ए और सी को। तो वो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। वैसे अच्छी बात है कि हमारे एग्जाम्पल में भी सेम ही था, है ना? तो ये क्वेश्चन में भी सेम ही है, तो अगर आप निकाल के देखना चाहते हो तो निकाल लो। वैसे मुझे लग रहा है 4:1 ही आएगा, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन में सेम ही है ना। तो ए और सी का अगर आप गेनिंग रेशियो निकालोगे भी तो 4:1 सेम ही आ रहा है जो हमारे एग्जाम्पल में भी था। तो बस 30,000 को 4:1 में बांट दो, 24 और 6। ठीक है,
ठीक है, बाकी किताब वालों का चेक कर लो आंसर, अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो। ठीक है, तो वो तो कर रहा है किताब में चेक। तो ठीक है किताब वालों का भी। चलो, बट समझ आया आपको? क्लियर हो गया? चलो, तो ये तो वार्म अप क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ, वार्म अप क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलो 58, ये भी वार्म अप क्वेश्चन ही है। योगेश, नरेश, भवेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं, 2:2:1। नरेश रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर। तो नरेश जो है 1 अक्टूबर को रिटायर हो गया। इन द पार्टनरशिप डीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओ गॉड, तो एग्जाम में ये लाइन पढ़ो तो खड़े होकर तालियां बजाना पहले। क्यों सर, क्या पढ़ो, इस लाइन का क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये बहुत अलर्ट रहने की लाइन है, ताकि आपके ताली बजाने से बाकी बच्चे भी अलर्ट हो जाए ना कि क्या हो गया। तो बताओ इस लाइन का क्या मतलब हो गया? हाँ, कि भाई अब तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही प्रिपेयर करते हैं। कब प्रिपेयर करते हैं? जब रिटायरमेंट होता है। तो क्लियर हो गया भाइयों? समझ गए एग्जाम की चालाकी? चलो, तो ये क्वेश्चन बस इस लैंग्वेज के लिए था। तो इस बार ये बुक्स क्लोज कर रहे हैं और लिखा है प्रॉफिट वॉज डिटरमाइंड एट 7,20,000। प्रॉफिट जो हुआ इन्हें 7,20,000 का हुआ। तो कह रहे हैं जर्नल एंट्री करके दिखाओ। चलो, तो करो, आप ही करो जर्नल एंट्री। बुक्स क्लोज वाले केस में बुक्स क्लोज हो गया और रेशो चेंज नहीं हुआ, तो देखो तो क्या एंट्री होगी? सही, क्योंकि बुक्स क्लोज हो गई ना। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और किसको देंगे पैसे? हाँ, तीनों को दे देंगे उनके रेशो में। तो बांटो 2:2:1 में। गणित आप करो, तो कितना आएगा 2:2:1 में? 290 है, 290 और 1:45। ओके, तो 290 290 और 1:45। सही है? गलत सा नहीं लग रहा है? ये सही है। 5 आ गया इसमें, तो और तो 7:20 है फिगर। तो ये तो 288 आएगा। ये देखो अपने बॉयज़ बोले वेरी गुड बॉयज़। और 144। चलो, तो कभी कभी गर्ल्स का भी गलत हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये ओके हो गया। अच्छा, लेकिन उसने एक और केस दे दिया। उसने इसी में बोल दिया कि अगर लॉस होता तो क्या एंट्री करते? उसने ये भी पूछ लिया, पास जर्नल एंट्री इफ लॉस ऑफ 360 वॉज इनकर्ड। तो उल्टा कर दो। हाँ, सारे डेबिट टू P&L अप्रूव। तो 3,60,000 अगर लॉस होता तो उल्टा कर दो एंट्री। रेशो वही 2:2:1। तो कितना आएगा? 144 और 72। तो समझ गए ये क्वेश्चन? बस ये क्वेश्चन ये कराने के लिए सिखाया कि देखो ऐसी भी लैंग्वेज आ सकती है, बुक्स क्लोज हो गई। तो क्लियर है सबको? कोई भी दिक्कत डाउट तो नहीं? चलो, तो ये दोनों क्वेश्चन तो वार्म अप के थे। जनरली चांस बहुत कम है एग्जाम में पूछने के, क्योंकि 2 नंबर के आएंगे या MCQ में आ जाएगा। तो अब एक चटपटा क्वेश्चन करते हैं जो काफ़ी रेलिवेंट है, 59। तो ये बड़ा चटपटा सवाल है, ये 4 नंबर का आ सकता है अपने एग्जाम में। तो स्टार लगाते हैं, आ जाओ इसमें। चलो, तो ये पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है। द पार्टनरशिप डीड ऑफ ABC हैज़ अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग 6 मंथ नोटिस इन राइटिंग। ठीक है, तो कोई भी रिटायर हो सकता है फर्म से। द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड A the amount standing to the credit of his capital and current account, okay, his share of profit till the date of retirement, comma, calculated on the basis of the average profit of the 3 preceding completed years if he retires in between the year। चलो, ये मैं सिखा दूंगा अंग्रेजी। उसके बाद C, his share of goodwill of the firm calculated on the basis of 1.5 times of the average profit of the 3 preceding completed years। ठीक है, ये भी मैं करवा दूंगा आपको रिवाइज। Assets shall be revalued and liabilities be reassessed. Retiring partner will get his share of gain and bear the loss if any। ठीक है, तो ये तो सिंपल। चेतन गेव नोटिस ऑन 31 मार्च 2024 टू रिटायर विद इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर 2024। चलो जी, तो यहाँ से स्टोरी समझा देते हैं आपको। तो चेतन ने नोटिस दे दिया और चेतन कह रहा है कि भैया 30 सितंबर 2024 को मैं छोड़कर चला जाऊँगा, यानी कि 6 महीने के बाद ये हमें छोड़कर चला जाएगा। चेतन रिटायर्स ऑन दैट डेट, उस दिन ऑन दैट डेट द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल वॉज 1,60,000 एंड करंट अकाउंट इन डेबिट। तो एग्जाम में बच्चा बैठा कहता है डेबिट लिखा होगा मुझे क्या? तो इसका कुछ रोल है डेबिट का या एम ही दे रखे? क्या रोल है? 160 में से 5 माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही, या समझने के एंगल से भी समझाया तो इसका मतलब है कि 5 आपको उससे लेने हैं। हाँ, चलो, थैंक गॉड, बच्चे होशियार हैं। अब उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। तो ये देख लो अपनी आंखें बाज की तरह फाड़ फाड़ के, आपको पिछले 3 वर्षों के 3 कंप्लीटेड ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं कि पिछले साल आपने कमाया था 45,000 रुपये, उससे पिछले साल आपने कमाया था 30,000 रुपये, और उससे भी पिछले साल आपने कमाया था 24,000 रुपये। तो एक बार जो बच्चा गणित में उस्ताद है उसको काम पे लगाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई तुम पिछले 3 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। निकाल भी लेते जल्दी, कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? 33। चलो, तो इन पे भरोसा कर लेते हैं। नॉन मैथ्स वाला अपना दिमाग ना खराब करे, इन्हीं पे भरोसा कर लो। हाँ, तो इन्होंने निकाल लिया होगा। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने निकाल लिया होगा। ठीक है,
हाँ नॉन मैथ्स के लिए। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 33। अच्छा अब इसका यूज़ सुन लो बिल्कुल ध्यान से, फिर मुझे बताना कि आपको कुछ गलत लगे तो। अब पहला तो चलो सी पॉइंट तो आपको याद आ जाएगा चैप्टर 2, गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। तो गुडविल क्या होगी फर्म की निकालो। हाँ तो आपको एवरेज प्रॉफिट को बस क्या करना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल कितनी आ जाएगी 47,500, गलत सही लग रहा है 49,500। ओके चलो सॉरी क्या बेइज्जती हो गई, अब क्या सॉरी, अब बॉयज़ की बेइज्जती हो गई। तो गुडविल क्लियर है, कोई भी डाउट। चलो एक काम आपसे करवाता हूँ अब, थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का। अब इन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया, कह रहे सीए साहब हमारा पार्टनर 6 महीने बाद छोड़ के जा रहा है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है, तो बी पॉइंट पढ़ लो धीरे धीरे। तो सीए कह रहा है कि ठीक है चिंता मत करो, आप उसका प्रॉफिट निकालना चाहते हो ना, तो आप ऐसा करो आप पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और उसको बेस बना लो, मतलब उसके बेसिस पर प्रॉफिट निकाल लो। चलो तो पहले आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आप एक साल में ऑन एन एवरेज 33,000 रुपये कमाते हो, एवरेज प्रॉफिट का वैसे मतलब पता है आपको, इसका मतलब होता है आप एक साल में ऑन एन एवरेज 33,000 रुपये कमाते हो। तो अगर आप एक साल में ऑन एन एवरेज 33,000 रुपये कमाते हो, तो बताओ 6 महीने में कितने कमाए होंगे, निकालो मैथ्स वाले चीज़। तो 16,500। ओके तो किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही, एवरीबडी इज ओके, चलो ठीक है थैंक गॉड। तो 16.5 कमाए होंगे आपने, और अब चेतन हमें छोड़ के जा रहा है, तो चेतन का शेयर और निकाल लो। चेतन का शेयर कहाँ है, अच्छा कुछ है ही नहीं तो इक्वली मान लें, है ना, कुछ है तो नहीं, तो चेतन का कुछ भी नहीं दे रखा शेयर, तो इक्वल ले लो। तो 5500, चलो तो मैथ्स के बच्चों का यूज़ कर लिया हमने 5500। तो अब आप देखो आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, कुछ भी डाउट पूछना हो, कोई भी वैल्यू, कोई भी इंग्लिश, तो बताओ। तो क्लियर है बिल्कुल कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल पे ही होता है ना, और 6 महीने का आप ही ने कहा 16,500, तो बस तो हम चेतन को 5500 रुपये का प्रॉफिट देंगे। तो क्लियर हो गया। अच्छा चलो अब मैथ्स वालों से एक और चीज़ पूछ लेता हूँ। तो एक बार मैथ्स वालों ये भी बता दो, गुडविल निकाल ली थी ना, तो गुडविल में भी उसका शेयर निकाल लो, गुडविल में भी शेयर निकाल लो उसका 16,500। चलो ठीक है तो बहुत बढ़िया हो गया। तो गुडविल में उसका शेयर आ गया 16,500, तो चेतन को हम 16,500 की गुडविल का शेयर भी दे देंगे। तो इस पूरी कैलकुलेशन से आप सब बच्चे संतुष्ट हैं, कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही, कैलकुलेशन ओके। चलो ठीक है तो काफ़ी मेन पॉइंट हमारा हो गया। हाँ उसका शेयर देना पड़ता है मिल्खा भाई, क्योंकि प्रॉफिट तो ये पूरा फर्म कमाती है ना, ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये पूरे फर्म के होते हैं हमेशा, तो आप उसको ही शेयर दोगे। चलो तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, डी में लिखा है द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्टेड इन नीदर गेन नॉर लॉस। कह रहा है ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। चलो ठीक है तो कुछ नहीं हुआ, तो बस क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू चेतन। कह रहा बताओ चेतन को कितने रुपए दोगे, तो जोड़ लेते हैं आ जाओ। तो बहुत सिंपल हो गया, तो बताओ जी 1,60,000 था, फिर उसमें क्या करना था, डेबिट बैलेंस 5,000 माइनस कर दो, प्लस 5500 दे दो प्रॉफिट का शेयर, और 16,500 दे दो गुडविल का शेयर। तो मैथ्स वाले बच्चों को लगा देते हैं काम पे, तुम तो बिना मैथ्स के हो। ठीक अच्छा फिर ठीक है, तो मैथ्स वालों से दोस्ती बना के रखो। तो 177, ठीक है तो क्लियर हो गया, कोई भी डाउट इसमें। चलो ठीक है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। चलो तो ये क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम में 3 नंबर तक का है, 4 नंबर तक का मैक्सिमम आ सकता है, 3 से 4 नहीं 6 का तो अगला है लास्ट क्वेश्चन। वो तो कुछ समझाने के लिए दे रहे हैं, करंट अकाउंट हिंट में जो बनाकर दे रहा है उस पर घर जाके आप वाइटनर लगा देना, ठीक है। तो करंट अकाउंट क्वेश्चन बोलता तो मैं समझाता, वैसे उसने मांगा नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेंसिबली उसको देखोगे तो आप समझ जाओगे करंट अकाउंट में क्या है, जो पार्टनर को दे रहे हो तो क्रेडिट और जो ले रहे हो वो डेबिट, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो करंट अकाउंट ने बस ऐसे हिंट में समझाने के लिए दिया, वैसे हमको बनाने को नहीं बोला, ठीक है क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन बोलता करंट अकाउंट बना के दिखाओ तो मैं बनाकर दिखाता, वैसे उसने बोला नहीं, हाँ वैसे वही हो गया बिल्कुल। चलो तो सर एक ऐसा क्वेश्चन कराओ जो हमें जड़ से हिला दे। हाँ जड़ से हिलाने का मतलब एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट, तो इस क्वेश्चन पे आप 100% लिख लो और सी का सिंबल बना लो। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। मान लो आपके पास बिल्कुल 10 मिनट बचे हों और इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना, तो बस एक ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। मतलब सब कॉन्सेप्ट तो नहीं होंगे लेकिन काफ़ी हद तक आप पूरा चैप्टर कवर कर पाओगे, साथ में ये कॉन्सेप्ट भी हो जाएगी इसी एक क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले इसे भी कर लेना चाहें। चलो तो सबसे पहले इसी को करके चैप्टर बंद ही कर देना, कहते हैं ना हो गया चैप्टर। चलो लेकिन आप साथ साथ पढ़ोगे। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स हैं ABC 2:1। सी रिटायर ऑन 30 जून 2025। चलो तो देख लो जी, सी जो है वो 30 जून 2025 को रिटायर हो गया, तो बताओ कितने महीने काम करा, 3 महीने, बिल्कुल सही। तो उसने 3 महीने काम करा और फिर वो रिटायर हो गया। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2025 वॉज। तो बैलेंस शीट में आपको देखो कुछ दिख रहा है काम की चीज़,
चॉकलेट और मजदूर वाला मटका, है ना, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व। चलो तो चॉकलेट और मटका। फिर उसके बाद लिखा है इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट पेबल टू चरण विल बी डिटरमाइंड बाय मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो बिल्डिंग बी वैल्यूड एट 12 लाख रुपए, तो बिल्डिंग को कह रहा है 12 लाख रुपए वैल्यू कर लो, तो 2 लाख का फ़ायदा। इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 1 लाख, तो 25,000 का नुकसान। स्टॉक भी वैल्यूड एट 3 लाख, तो 50,000 का फ़ायदा। चलो तो रिवैल्यूएशन का आंसर कितना आ गया, 225 गेन। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन तो खत्म। उसके बाद कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। चलो मैथ्स वाले को लगाते हैं काम पे। तो भाई मैथ्स वाला बच्चा 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो, है ना, मैथ्स वाले को लगाते हैं ना काम पे, हम क्यों करें। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है करना भाई। 267। चलो तो महिलाओं पर भरोसा कर रहे हैं, 267 कह रही हैं महिलाएं एवरेज प्रॉफिट। तो करो, सही करो, इन पांचों को जोड़कर डिवाइड बाय 5 करो। तो पांचों को जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर दिया। चलो ठीक है, तो शौर्य तो कैलकुलेटर पे कर रहा है मुझे लग रहा है। तो 267 आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं भरोसा कर रहा हूँ आप पे 267। ठीक है, इंटू 2, तो गुडविल आ गई 534। चलो ठीक है, तो इसको निकाल के लिख लेते हैं, फिर बाद में इस्तेमाल कर लेंगे गुडविल। ठीक है, तो क्लियर है, गुडविल 534। बाकी चेतन का भी शेयर निकाल के रख लो, मतलब सी का शेयर निकाल लो। सी का शेयर है 1/5। तो जब तक मैथ्स वाला काम कर रहा है तब तक मैं एंट्री लिख देता हूँ बस, कोरी कोरी। हाँ कोरी कोरी 106,800। ठीक है, तो 106,800 सी का गुडविल का शेयर है, तो उसकी एंट्री आप लिख सकते हो अगर आपका मन कर रहा है। तो सी को 1,06,800 रुपये दे दो और ए और बी के रेशो में बांट दो, कितना आएगा 53,400, है ना, क्योंकि ए और बी का यही बचेगा इक्वल। ठीक है, तो देख लो, नोट भी कर लो, 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ। गुडविल की वैल्यू में या एंट्री में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, चलो ठीक है। अब कह रहा है ई पॉइंट तो बहुत मज़ेदार लग रहा है मुझे। ई पॉइंट में कह रहा है चरण's शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तो हमने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के कहा कि भाई सीए साहब, सी तो हमें बीच में छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसे पता लगाएं प्रॉफिट 6 महीने का। तो सीए ने बताओ क्या बोला, सीए ने कहा कि अपने पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज निकाल लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों से निकलवाता हूँ। एवरेज प्रॉफिट, अच्छा 3 लाख, वो तो 6 कह रहा था। तो इसका मतलब हम 1 साल में ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए कमाते हैं, है ना। इसका मतलब 1 साल में आप ऑन एन एवरेज कितने रुपए कमाते हो, 3 लाख। तो क्लियर है पहले 3 लाख। चलो अब ऊपर चलता हूँ आपसे पूछने के लिए। तो अगर आप ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए कमाते हो तो बताओ 3 महीनों में कितने कमाए होंगे। ऑन एन एवरेज 3 लाख कमा रहे हो ना, तो 3 मंथ्स में कितना कमाया होगा। तो लिख दूँ भरोसा करके आप पे, चलो लिख ही देता हूँ। तो इसका मतलब 3 मंथ्स में आपने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 70 पे। तो क्लियर। चलो अब चेतन हमें छोड़कर जा रहा है, तो चेतन का शेयर और निकाल लो 15,000। चलो ठीक है, तो इसमें देखो आपको कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी या अजीब सा लग रहा हो या सांस ना आ रही हो, तब तक मैं एंट्री ऐसी लिख देता हूँ ड्रामा करने के लिए। तो सी को आप 15,000 रुपये शेयर दोगे प्रॉफिट का। ठीक है, तो सी को आप 15,000 रुपये प्रॉफिट का शेयर दोगे। तो क्लियर होगी कैलकुलेशन। बोलो शिमांश, कुछ अटक तो नहीं रहा गले में, बता दो अगर गलत कर रहा हूँ मैं। तो 3 लाख रुपये आप 1 साल का कमा रहे हो ऑन एन एवरेज, है ना, ये देखो ये फिगर। तो 3 लाख रुपये आप ऑन एन एवरेज 1 साल में कमाते हो, तो 3 महीने में कितना कमाओगे, 75, और उसमें चेतन का शेयर आ गया 15,000। ठीक है, चलो ठीक है, बस तो यही मेन काम था। बाकी क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन कह रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। चलो तो बनाते हैं आप। चलो ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन में सिर्फ पोस्टिंग करनी है। तो 5 लाइन का बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन तो फटाफट बना दो जल्दी से। चलो ठीक है, तो फटाफट बना देता हूँ रिवैल्यूएशन तो जल्दी से। बाय बिल्डिंग 2 लाख, बाय स्टॉक 50,000 और टू इन्वेस्टमेंट 25,000, है ना। तो रिवैल्यूएशन तो हमने कर ही लिया था ऑलरेडी। तो कितना आ गया गेन, 2,25,000।
तो इसको 2:2:1 में बांट दो, 90 90 45। ओके, चलो तो रिवैल्यूएशन तो ओके। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो बहुत धीरे धीरे बनाते हैं, पूछ पूछ के, आपसे पूछ पूछ के, सलाह मशवरा कर करके। तो 3 पार्टनर्स बना लेते हैं, ए बी सी। ये आप बना लो, 8 लाइन होगा, है ना। ए बी सी और सी पर गोला बना लेना, ठीक है जी। सी पर गोला और बैलेंस शीट का भी एक ढांचा बना लो, वो भी आप 8 लाइन का बना लो। चलो, तो कैपिटल अकाउंट में आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, क्योंकि सब कुछ आपसे ही पूछा जाएगा कि क्या लिखें, कितना लिखें, कहाँ लिखें। तो पहले आप ही बताइए क्या क्या लिखना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ठीक है। फिर और क्या लिखना है, सब कुछ आपको ही बताना है। बाय रीवैल्यूएशन गेन लिख लेते हैं, ओके। 90 90 और 45, चलो ठीक है, ये भी हो गया। जनरल रिजर्व चॉकलेट, वेरी गुड, 3 लाख की चॉकलेट, 120 120 60, ठीक है। फिर मटका बाय WCR, WCR तो लिखा है, तो 40 40 20, ठीक है। क्या वो कुछ परेशानी? हाँ, बाय ए कैपिटल अकाउंट और बाय बी कैपिटल अकाउंट, कितना कितना, 53 400 53 400, ओके। तो ये हो गई गुडविल की एंट्री, और अच्छा नहीं, गुडविल की हो गई, ठीक है। फिर और बताओ, हाँ ठीक है। बाय, अरे वो तो भूल ही गए, PNL सस्पेंस अकाउंट, सी को 15,000 भी तो दोगे, है ना। वो एंट्री मैंने याद है इसलिए ऊपर कोने में कर दी। मैं दिखा देता हूँ एंट्री एक बार, ये वाली, ये रही एंट्री, PNL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। तो सी को 15,000 का प्रॉफिट भी दे दो, और इसके अलावा और कुछ, बस, चलो ठीक है। वो तो रिवैल्यूएशन में आ गई नहीं, वो तो तब करते हैं अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है। ऐसे तो बिल्डिंग में देखो फ़ायदा हुआ, स्टॉक में भी फ़ायदा हुआ, इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ, लेकिन अगर वो कहता है कि पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तब करते हैं। तो क्लियर है जी। चलो, तो किसी मैथ्स वाले बच्चे को लगाते हैं काम पे, वो टोटल करेगा ABC के 8,50,000, बी का भी सेम हो गया 8,50,000, और सी का 646 800, लास्ट में 800 तो आएगी ना, 646 800, ओके। तो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ भाइयों बहनों। चलो, तो ए का बैलेंस और बी का बैलेंस आप निकालो, सी का मैं निकाल रहा हूँ, ओके। 796 600, 796 600, और सी का तो वही है 646 800। सी के बैलेंस को क्या लिखेंगे, 2 C's लोन अकाउंट, ठीक है। ठीक है, तो इसको देखो आराम से, आपको मैं 12 सेकंड दे रहा हूँ, डाइजेस्ट करो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। तो इस कैपिटल अकाउंट में कोई भी पोस्टिंग या कोई भी फिगर आपको गड़बड़ लग रही है, समझ आई सारी पोस्टिंग? चलो, तो बस अब बैलेंस शीट पे चलते हैं, बैलेंस शीट की तरफ अग्रसर होते हैं अब। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं, ऊपर से चेप के। ए की कैपिटल 796 600, बी की कैपिटल 796 600, और सी का लोन 646 800। उसके बाद और क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं जी? क्या जनरल रिजर्व लिखना है, क्या WCR लिखना है, बताओ? नहीं, ये तो बांट चुके। उसके बाद क्या क्रेडिटर्स लिखने हैं, ठीक है। बस, तो लाइबिलिटीज़ में तो मुझे लगता है यही है। तो कितना आएगा? 23,000, 23,40,000, ओके। फिर एसेट्स पे आते हैं। 600 कहाँ था? अच्छा, 796 600, हाँ तो लिखना पड़ेगा दोस्त, ऐसे थोड़ी ना हटा सकते हैं। 796 600, 796 600, मतलब लिखना ही हो तो मेरे को लगा कि नहीं है तो मैंने हटा। तो 796 600, हाँ ये लिखना है जो है वो। तो उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू बताओ, 12 लाख। इन्वेस्टमेंट की 1 लाख,
उसके बाद स्टॉक की 3 लाख, उसके बाद डेटर्स की 4 लाख, उसके बाद कैश एट बैंक की 2 लाख, उसके बाद कैश इन हैंड की 1,25,000 है ना, यही दे रखिए। चलो तो करो टोटल। तो ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने ही बताया था। ठीक है, तो 1,000 बच्चों में से 999 बच्चे एग्जाम में ही भूल जाते हैं। 1,000 में से 999, एक बच्चे को याद रहता है जो मेरी तरह है। तो हमें एसेट साइड पर एक आइटम लिखना होता है, नहीं तो देख लो, खुद करके देख लो, मुझ पर विश्वास नहीं, टैली नहीं करेगी, करके देख लो, चाहे टैली नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या छूट गया हमसे? हाँ, वही सिखाया था ना, देखो फर्म के लिए 15,000 एक लॉस है ना, तो P&L सस्पेंस अकाउंट दिखाना पड़ेगा, तब मैच होगा। चलो, तो क्लियर हो गया खेल? बस।